हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। ये हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का यूनिट 2 है विच इज इमोशनल प्रोसेसेस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये जो हमारा कंटेंट है ये एज पर द सिलेबस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जो कि डिप्लोमा का सिलेबस होता है उसके बेसिस पे है। सो फर्स्ट यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। एंड उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इस पे कि जो इमोशनल प्रोसेसेस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, इसके बेसिस पे इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा यूनिट है। तो अगर हम ये जो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है ये समझ जाएंगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज एंड मॉडल्स दिए गए हैं ये समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट चीज़ आती है स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस प्रोसेस। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, कॉमन इमोशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमोशन। उसके बाद हमारा आता है अराउजल एंड एंजाइटी, कॉम्पिटिटिव एंजाइटी, हैंड सेले, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ये बहुत सारी थ्योरीज जो अलग अलग लोगों ने दिए हैं इनको पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे अग्रेशन एंड लास्ट में पढ़ेंगे पर्सनालिटी। सो जो 1.3 से लेके 2 तक है ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस प्रोसेस। इस ये क्या होता है? जो स्ट्रेस अराइज होता है जब भी कोई इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस मतलब जहाँ पे बैलेंस नहीं है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है दोनों चीज़ों में, बिटवीन किसकी कॉम्पिटिटिव डिमांड एंड पर्सनल कंट्रोल। जब कॉम्पिटिटिव डिमांड और पर्सनल कंट्रोल के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, सो ये जो हमारा कॉम्पिटिटिव डिमांड एंड पर्सनल कंट्रोल है ये हमारे दोनों कीवर्ड है। तो जब भी हम स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें क्या क्या लिखना है कि एक तो इम्बैलेंस हो जाता है किस किस के बीच में, कॉम्पिटिटिव डिमांड और पर्सनल कंट्रोल के बीच में। ये एक सिचुएशन होती है वेयर सक्सेस इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे सक्सेस इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी हम कोई चीज़ करना चाहते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम सक्सेस करें, हम सक्सीड करें, सो वहाँ पे अगर इम्बैलेंस आता है उन चीज़ों में, उस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस सो स्ट्रेस अराइज होना या फिर स्ट्रेस। तो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई स्ट्रेस के बारे में। ये हमें फ्लो चार्ट है। अगर हमसे कोई स्ट्रेस प्रोसेस पूछे तो कैसे बनाते हैं, तो हमें एक ऐसा फ्लो चार्ट बना के आना है एग्जाम में। बहुत इजी है। सबसे पहले इवेंट, अप्रेजल, देन परसेप्शन ऑफ डिमांड, परसेप्शन ऑफ एबिलिटी टू कोप अप, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स। ये जो की टर्म्स हैं हम ये आगे समझेंगे और डिटेल में। हमें याद कैसे रखना है? ई से इवेंट, ए से अप्रेजल, देन परसेप्शन, देन परसेप्शन ऑफ डिमांड तो हम पीडी कर लेंगे, देन परसेप्शन ऑफ एबिलिटी ऑफ कोप अप, पीसी, एंड देन इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल रिस्पॉन्स। इसको कैसे याद रखेंगे? ई ए पी, ई ए पी डी, पीसी। आप पीडी एंड पीसी ऐसे याद कर सकते हैं, ई ए एंड सी पी बी आर। इवेंट, अप्रेजल, इवेंट और अप्रेजल याद रहेगा ई ए। देन पीडी इज परसेप्शन डिमांड एंड पीसी, पीडी एंड पीसी। परसेप्शन डिमांड एंड परसेप्शन ऑफ एबिलिटी टू कोप अप। देन आता है इमोशनल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स। कैसे आपके इमोशंस, आपके फिजियोलॉजिकल और जो बिहेवियर होता है उनको मैनिपुलेट करते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो ये उसके बारे में बात की गई है। देन परसेप्शन ऑफ एबिलिटी टू कोप अप, आप उस चीज़ों से, स्ट्रेस से कैसे कोप अप करते हैं। सबसे पहले कोई इवेंट आया, इवेंट के बाद आपने उस इवेंट को कैसे समझा। देन आता है परसेप्शन ऑफ डिमांड कि आप उस चीज़ को क्या समझ रहे हैं कि वो डेंजर है, अनसर्टेन है, बहुत एफर्ट लगेंगे, हम लोग समझ रहे हैं, परसीव कर रहे हो कि क्या उसकी चीज़ है। फिर उसको समझने के बाद हम कोप अप, हम उस चीज़ को कैसे डील कर रहे हैं वो चीज़। और जब हम डील करने के बाद क्या चेंजेस आए, क्या हमारा इमोशनल चेंजेस कैसे आ रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, तो ये सब हमारी एक स्ट्रेस की प्रोसेस है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रेस की प्रोसेस कैसे याद रखनी है। ई ए इवेंट, अप्रेजल, पीडी एंड पीसी, परसेप्शन डिमांड एंड परसेप्शन ऑफ एबिलिटी टू कोप अप। then CP and BR is EP and BR is emotional, physiological and behavioral response। तो ये प्रोसेस आपको याद होगा कि बहुत इजी है। नेक्स्ट हम आते हैं मिसपरसेप्शन अबाउट स्ट्रेस। ऐसे कौन कौन से मिसकंसेप्शन हैं या फिर परसेप्शन है, मिसपरसेप्शन है स्ट्रेस के बारे में। लोगों को लगता है कि स्ट्रेस इज एन इनहेरेंट इन सिचुएशन। स्ट्रेस पहले हर इंसान के इनहेरेंट होता है, मतलब पहले से होता है। ये एक मिसकंसेप्शन है।
कि कैसे मिसकंसेप्शन कंसेप्शन है कि सिचुएशंस लाइक पेनाल्टी किक्स और चैंपियनशिप गेम्स आर ऑटोमेटिकली स्ट्रेसफुल। कि जब भी हम कोई बड़ा इवेंट खेलते हैं या कोई चैंपियनशिप खेलते हैं या फिर हम लास्ट मोमेंट पे कोई पेनल्टी किक ले रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है। ऐसा नहीं है, ये हमारा मिसकंसेप्शन है। रियलिटी क्या है कि जो स्ट्रेस होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब हर इंसान से हर इंसान इंसान टू इंसान वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि हर इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल उस सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहा है, कैसे ले रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि what one athlete finds stressful, another might see as a motivating challenge. For example, a seasoned player might thrive under pressure during a final, while a novice might feel overwhelmed. तो इसमें ये बोला गया है कि कोई एक एथलीट इस सिचुएशन को बहुत स्ट्रेसफुल भी समझ सकता है और वहीं वहीं पे सेम जगह पे कोई दूसरा प्लेयर उसको बहुत मोटिवेटिंग भी लग सकता है कि वाह इतना स्ट्रेस हो, मतलब स्ट्रेस की सिचुएशन में एक प्लेयर है कि बहुत डीमोटिवेट हो गया, डल हो गया, बहुत क्राउड वर्क कर रहा है, और वही इंसान एक अदर दूसरा एथलीट है कि क्राउड इतना हाइप हो रहा है, तो उस चीज को वो और ओवरवेलमिंग तरीके से लेके उस स्ट्रेसफुल परफॉर्मेंस में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। सो ये पहला मिसपरसेप्शन हो गया। नेक्स्ट आता है कि तो पहला मिसकंसेप्शन कहते हैं कि स्ट्रेस इनहेरेंट होता है, मतलब जन्मजात होता है। तो ये नहीं है, ये हमारा मिसकंसेप्शन था। रियलिटी क्या है कि वो हर इंसान टू इंसान वेरी करता है। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रेस एज प्योरली नेगेटिव है, स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये भी मिसकंसेप्शन है कि ये कह रहा है कि स्ट्रेस हमेशा हार्मफुल होता है। उसके वो आपके फिजिकल मैनिफेस्ट करता है थ्रू फिजिकल सिम्टम, जैसे आपका हार्ट रेट बढ़ जाना, मेंटल स्टेट, आपको डर और फियर लगना। बट रियलिटी क्या है ना कि स्ट्रेस कभी कभी आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है। अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को वो रेडी कर रहा है कि हाँ हमें परफॉर्म करना है, तो ये इन्हांस करता है कभी कभी हमारी परफॉर्मेंस को भी। तो ये हमारा फोकस करता है परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में, एक्साइटमेंट एंड रेडीनेस, हमारी बॉडी को रेडी करता है, एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। इसका एग्जाम्पल दिया है, athletes who perceive arousal as an indicator of preparation often perform better, while those who see it as fear or inadequacy experience impaired performance. जो लोग इस चीज को, जो भी प्लेयर इस चीज को एज अ पॉजिटिव वे में देखते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेटर परफॉर्म करते हैं, और जो भी इसको फियर के तौर पे देखते हैं तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये दूसरा हमारा मिसकंसेप्शन हो गया। थर्ड आता है कि यूनिवर्सल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। सो मिसकंसेप्शन है क्या, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, वो लोग सब लोग स्ट्रेस को एक ही तरीके से डील करते हैं, विच इज रॉन्ग। रियलिटी क्या है, जो भी पर्सनल, ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी ट्रेट पे। हर पर्सन का ट्रेट अलग अलग होता है। कोई पर्सन बहुत ही जल्दी एंजाइटी हो जाती है, किसी कोई बहुत ही कूल माइंडेड होता है, कोई किसी भी चीज को बहुत चिल आउट वे में लेता है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो वो स्ट्रेस को डील करने का भी उसका तरीका अलग होता है। तो रियलिटी क्या है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसका एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक्सट्रोवर्ट एथलीट है, माइट बी एनर्जी फ्रॉम अ नॉइजी क्राउड टू फील द परफॉर्मेंस। मतलब जो एक्सट्रोवर्ट एथलीट है, जो लोग बहुत आउटगोइंग है, सोशलेबल है, जो बहुत बात करना पसंद करते हैं, तो वो लोग क्राउड वर्क को माइट भी उसको फ्यूल की तरफ ले सकते हैं कि वो और अच्छा परफॉर्म करे। वही अगर कोई इंट्रोवर्ट एथलीट है तो उसको वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगेगा, बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, ओवरवेलमिंग लगेगा कि यार ये मैं तो नहीं परफॉर्म कर सकता। सो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये यूनिवर्सल रिस्पॉन्स नहीं है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, और ये हमारा सब्जेक्टिव है। देन आता है कि लाजरस स्ट्रेस मॉडल क्या है। तो सबसे पहले हमने समझा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या मिसकंसेप्शन है स्ट्रेस के बारे में। अब जो ये मॉडल है, लाजरस मॉडल स्ट्रेस का, ये बात करता है हमारा कॉम्पिटिटिव डिमांड का। देन आता है पर्सन के कंट्रोल पे। देन इसमें कोपिंग स्ट्रैटेजीज पे। सो इसमें तीन चीज़ों पे बात की है कि कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो हमें सबसे पहले था कॉम्पिटिटिव सी से पर्सनल एंड कोपिंग। सो पर्सनल एंड कोपिंग, सीपीसी, सीपीसी। ठीक है, ये हमारे ट्रिक की टर्म्स है, हम इनसे ऐसी चीज़ें याद रहेंगे रखेंगे। देन डेफिनेशन, इसमें ये बताया है कि
This refers to the demands imposed by a situation and the athlete's evaluation of how these demands affect their ability to achieve important goals. इसमें बताया है कि कैसे डिमांड जो भी डिमांड आती है, जो भी सिचुएशन इम्पोज होती है एथलीट के सामने, वो उस चीज़ को कैसे इवेल्युएट करता है और जो भी डिमांड आई है वो उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है और वो कैसे उस डिमांड में अपना गोल को अचीव कर रहा है। ये कॉम्पिटिटिव डिमांड है। किसी भी एथलीट के सामने क्या सिचुएशंस आई है और उस चीज़ को कैसे डील कर रहा है। इसके की फैक्टर्स है कि गोल इंपॉर्टेंस एंड अनसर्टेनिटी। Situations involving critical goals or outcomes increase perceived stress and uncertainty है higher uncertainty about achieving goals heightens the competitive demand। तो जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है गोल अचीव करने की उतनी ही ज़्यादा हमारी कॉम्पिटिटिव डिमांड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या बोली है कि गोल की इम्पोर्टेंस क्या है, कि जो भी सिचुएशन इन्वॉल्व हो रही है या फिर जो भी आउटकम आ रहा है वो किस हिसाब से आपका स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। सो इसका एग्जांपल इसमें दिया गया है कि द चैंपियनशिप गेम में हैव हायर कॉम्पिटिटिव डिमांड एंड अ रेगुलर मैच ड्यू टू सिग्निफिकेंट एंड अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम। सो जो सपोज करें कि कोई भी एक कंपटीशन है बहुत हाई लेवल का, या तो ओलंपिक्स लेवल का है या फिर आपका वर्ल्ड गेम्स है, तो वहाँ पे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, आपका गोल बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे स्ट्रेस का लेवल हाई होगा। रेदर देन एक हम रेगुलर प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं तो वहाँ पे हमारा एक स्ट्रेस का लेवल बहुत लो होगा। तो ये कंपटीशन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उसका एग्जांपल हो गया। सेकंड आता है पर्सनल कंट्रोल। इसमें क्या बताया गया कि एथलीट परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटी टू मैनेज द डिमांड एंड अचीव देयर गोल। जो एथलीट होता है वो उसको एबिलिटी होती है कि वो कैसे डिमांड को मैनेज कर रहा है और अपने गोल को अचीव कर रहा है। ये होता है पर्सनल कंट्रोल, कि कोई भी एथलीट किसी भी चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है, कैसे उस डिमांड को समझ रहा है, मैनेज कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपना गोल अचीव कर रहा है। सो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, एथलीट की परसेप्शन को, एबिलिटी उसकी मैनेज करने की डिमांड को और अपना गोल अचीव करने के लिए। तो ये कुछ की टर्म्स हैं, हम पूरे एज इट इज डेफिनेशन नहीं लिख सकते बट हमें की टर्म्स वहाँ पे लिख के उसको अंडरलाइन कर देंगे तो हमें पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। देन की डिटर्मिनेंट्स, स्ट्रेस सरमाउंटेबिलिटी, देन परफॉर्मेंस केपेबिलिटीज। सो स्ट्रेस सरमाउंटेबिलिटी क्या होता है, कैन द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस बी ओवरकम और रिड्यूस। क्या जो भी स्ट्रेस जहाँ से आ रहा है वो ओवरकम या रिड्यूस कर सकते हैं हम। देन ये एक एथलीट सोच रहा है। देन परफॉर्मेंस केपेबिलिटीज, डू द एथलीट हैव द नेसेसरी स्किल, प्रिपरेशन एंड नॉलेज टू मीट द डिमांड। क्या उस एथलीट के पास वो स्किल्स हैं, उसकी प्रिपरेशन है या फिर नॉलेज है उन चीज़ों को मीट करने के लिए। सो ये अगर ये सारी चीज़ है तो पर्सन इजीली उन चीज़ों को मैनेज कर सकता है और अपने गोल को अचीव कर सकता है। इम्प्लीकेशन क्या है इसके, कि हाई पर्सनल कंट्रोल, एथलीट्स फील कॉन्फिडेंट, perceive the situation as a challenge and are more likely to constructive coping strategies. Low personal control, athletes feel overwhelmed, perceive the situation as a threat and are prone to ineffective coping. सो अगर वो कॉन्फिडेंट, अगर हाई पर्सनल कंट्रोल है, मतलब उसको खुद पे बहुत कंट्रोल है, हाईली पर्सनली कंट्रोल्ड है, तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, उस सिचुएशन को एज अ चैलेंज लेके अच्छे से डील कर सकेगा, कोप अप कर सकेगा। अगर उसका लो पर्सनल कंट्रोल है, हाई में तो कर लेगा, लो में क्या होगा, वो डर जाएगा, उसको थ्रेट लगेगी वो सिचुएशन और वो अच्छे से कोप अप नहीं कर पाएगा। दैट इज प्रोन टू इन इफेक्टिव कोपिंग। सो ये पर्सनल कंट्रोल आ गया। सो सबसे पहले हमने देखा था कॉम्पिटिटिव डिमांड, देन देखा था पर्सनल कंट्रोल। अब हमारा थर्ड आता है कोपिंग स्ट्रैटेजीज। कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या होता है कि हम उस चीज को कैसे डील करते हैं। These are the cognitive and behavioral techniques athlete uses to handle the stress। ये इसमें क्या क्या चीजें हमारी कीवर्ड होगी, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल टेक्निक्स। सो ये कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल टेक्निक्स होती है जो कि एथलीट यूज करता है। क्या क्यों यूज करता है, ताकि वो उस स्ट्रेस को हैंडल कर सके। तो ये किस किस टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉब्लम मैनेजमेंट एंड होता है इमोशन मैनेजमेंट। प्रॉब्लम मैनेजमेंट में क्या होता है कि स्ट्रैटेजी होती है कि रिड्यूस एलिमिनेट द स्ट्रेसर। वो ट्राई करता है कि जो भी स्ट्रेस क्रिएटिंग चीज़ें हैं उनको वो स्ट्रैटेजाइज करता है कि कैसे हुए तो कम कर सके या तो वो हटा सके। जैसे एग्जाम्पल, उस चीज़ के लिए वो प्लानिंग करेगा,
वो अपने एफर्ट्स को बढ़ाएगा, वो मेंटल प्लानिंग करेगा। तो ये सब हो गया प्रॉब्लम मैनेजमेंट का के अंदर। देन आता है इमोशन मैनेजमेंट। इमोशन मैनेजमेंट क्या है? प्रॉब्लम मैनेजमेंट तो हमारी स्ट्रैटेजी थी। इमोशन मैनेजमेंट हमारी एक टेक्निक है जो मैनेज करता है इमोशनल रिस्पॉन्सेस को विदाउट नेसेसरी ऑल्टरिंग द स्ट्रेसर। जैसे हमारे इमोशंस को मैनेज करना, जैसे हम पॉजिटिव टॉक करेंगे, हम खुद से बात करेंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे हम ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, तो ये सारी चीजें हमारी इमोशनल मैनेजमेंट में देंगी। अब इफेक्टिवनेस, इसका क्या हेल्प है? सो इफेक्टिवनेस कैसे, अगर हम सक्सेसफुली उस चीज को कोप अप कर पा रहे हैं तो हम अलाइन कर पाएंगे नेचर ऑफ द डिमांड एंड द स्ट्रैटेजी यूज। जो उसकी डिमांड है और जो हमने स्ट्रैटेजी यूज करी वो हमारी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाएगी। इफेक्टिव कोपिंग enhances परफॉर्मेंस while maladaptive coping example avoidance reduces it। सो ये तीनों चीजें हमने समझ ली है। फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड, पर्सनल कंट्रोल, एंड थर्ड इज कोपिंग स्ट्रैटेजी, CPC। ठीक है। देन स्ट्रेस अप्रेजल आउटकम्स क्या होते हैं? इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या थ्रेट्स आते हैं? चैलेंजेस कि हम कैसे उनको मैनेज कर रहे हैं जो चैलेंजेस आए, और थ्रेट किन चीजों से हम स्ट्रेस से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। सो चैलेंजेस क्या है कि कॉम्पिटिटिव डिमांड्स आर परसीव एंड मैनेजेबल। जो कॉम्पिटिटिव डिमांड्स होते हैं उनको हम अच्छे से परसीव करके मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इसका रिजल्ट क्या, पॉजिटिव इमोशन, अगर हम इस चीज को पॉजिटिवली लेंगे, चीजें कर पाएंगे, तो हमारा एक्साइटमेंट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे हमारी परफॉर्मेंस इन्हांस होगी और हमारी कोपिंग स्ट्रेटेजीज भी प्रमोट होंगी। देन थ्रेट क्या है? अब जब कॉम्पिटिटिव डिमांड्स अगर हम सही ढंग से नहीं परसीव कर रहे तो वो हमारे लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगी, और उससे क्या होगा, हमें नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होंगे, जिससे हमें सेल्फ डाउट और एंजाइटी आने लग जाएगी, और इसकी वजह से हम अपने आप को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हमारी इनएफेक्टिव कोपिंग होगी। सो ये स्ट्रेस अप्रेजल आउटकम है। अगर हम चैलेंजेस को डील करते हैं तो हमारे लिए किस तरीके से हम कॉन्फिडेंटली चीज़ें कर पाएंगे, पॉजिटिव वे में कर पाएंगे। एंड अगर हम उन चीज़ों को, स्ट्रेस को नहीं डील कर पाते हैं तो वही चीज़ हमारे नेगेटिव इमोशन में कन्वर्ट हो जाएगी, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, और हम अच्छा से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। देन आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं? तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव अप्रोचेस। सो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव में क्या चीजें होती है? सो प्रॉब्लम मैनेजमेंट, हम प्रॉब्लम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, लाइक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज लाइक कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग और पर्सनल प्लानिंग एम टू रिड्यूस और एलिमिनेट द स्ट्रेस। सो प्रॉब्लम मैनेजमेंट, ये अगर हम प्रोएक्टिव तरीके से देखें तो हम प्लानिंग करेंगे और उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ताकि हम उस चीज़ को उस भी जो भी स्ट्रेस या जो प्रॉब्लम आने वाली जो डिमांड है उस चीज़ को पूरा कर सके, और एम क्या करेंगे, कम, या फिर हम उस चीज़ को एलिमिनेट कर सके, मतलब उस स्ट्रेस को हटा सके। देन सेकेंड है इमोशन मैनेजमेंट। इस ये हमारा इमोशन मैनेजमेंट हमारा किसका पार्ट होगी? रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज का। इसमें हम क्या करेंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करेंगे, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड विजुअलाइजेशन, रिफ्रेमिंग थॉट्स। हम अपने आप को पॉजिटिव टॉक करेंगे ताकि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके जब भी स्ट्रेस हमारे अंदर अराइज हो रहा है। देन ये हमारा सेकंड है कि टोटल इमोशन मैनेजमेंट पैकेजेस, टेम्प्स। आप अपने जितने भी इमोशन के मैनेजमेंट से उन सबको कैसे मैनेज करेंगे? सो कंबाइंड रिलैक्सेशन, कंबाइंड रिलैक्सेशन में आप डीप ब्रीदिंग करेंगे विथ कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग अपने माइंड को ट्रेन करेंगे पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कि हम सही कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस करी हुई है, हम प्रैक्टिस में से कर चुके हैं, हमने ऐसे कई टाइप के मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं, ताकि जो भी अराउजल हो रहे जो थॉट्स है, जो भी एंजाइटी क्रिएट हो रही है, वो मिनिमाइज हो सके। देन थर्ड आता है कि 3 फेज प्रोग्राम। 3 फेज प्रोग्राम में क्या होता है? एजुकेशन फेज, सेकंड एक्विजिशन फेज एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। आई नो ये सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते, बट द थिंग इज कि हमें ये कीवर्ड्स याद रहना चाहिए कि अगर हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो हम क्या चीजें करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच है। सेकंड, हमें टेम्प से याद रखेंगे टोटल इमोशन मैनेजमेंट पैकेजेस। ठीक है। देन आता है 3 फेज में, 3 फेज प्रोग्राम, एजुकेशन, एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एजुकेशन में कि हमें पहले समझना पड़ेगा कि एथलीट को कैसे स्ट्रेस आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। एक्विजिशन कैसे कि हमें उस चीज़ को एक्वायर करना पड़ेगा, जैसे डेवलप करने पड़ेंगे स्पेसिफिक टूल की, जैसे हम इमेजिनेशन करें,
रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करें, मेंटल रिहर्सल करें। देन इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होता है कि जो भी हमने ये सारी प्रैक्टिस कर ली है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जब एक्चुअल में सिचुएशन आएगी तो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होने लग जाएगा। दैट इज ऑटोमेट स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज थ्रू प्रैक्टिस, सिमुलेशन एंड कंपटीशन सिनेरियो। बिकॉज हम ऑलरेडी ऐसी चीजें प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जब एक्चुअल में स्ट्रेस की सिचुएशन आ रही है तो हम उसको इजीली मैनेज कर पा रहे हैं। देन फोर्थ इज प्रैक्टिकल कोचिंग एप्लीकेशन। हम जो भी स्ट्रेस रिलेटेड चीजें हैं हम उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें अपनी नॉर्मल लाइफ में। जैसे हम ड्रिल करें प्रेशर कुकर में क्या होता है कि हमें एथलीट्स को ऐसा ट्रेन करना है प्रेशराइज सिचुएशन में। सपोज बास्केटबॉल का देखें तो लास्ट के सपोज 10 सेकंड बचे हैं ना, हम लोग एक पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, तो हाउ टू मेक अ बास्केट। एंड सेम टाइम डिफेंडर्स को हमने बोला हुआ है कि आपको वो बास्केट नहीं मारने देना है। सो दिस इज अ प्रेशर कुकर सिचुएशन टू सिमुलेट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस एंड ट्रेन एथलीट्स इन अ इमोशनल रेगुलेशन. Encourage athletes to focus on the process goal, example execution, rather than outcomes to increase the personal control and reduce the threat appraisals. Then ये हमारे चार हो गए. Then level of stress. अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं तो जब भी स्ट्रेस की बात होगी तो हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या होता है, बनाना कैसे, सबसे पहले ये एल शेप का डायग्राम बनाया, यहाँ पे लो, ये हाई एंड यहाँ पे भी हाई। यहाँ पे लेवल ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पे परफॉर्मेंस, ये लिखना बहुत जरूरी है। देन आपको उल्टा यू बनाना है, ये उल्टा यू, ठीक है। सो फर्स्ट कि इतना ज्यादा स्ट्रेस हुआ नहीं, काम है आप, तो इसमें क्या होगा, आप बोर्ड हो जाएंगे, इतना ध्यान नहीं देंगे कि ठीक है, इतना मैटर नहीं करती हमको वो सिचुएशन। जैसे हम प्रैक्टिस मैच में हो रहा है तो जीत रहे हारे डजेंट मैटर, ठीक है, तो हम उस लेवल में परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छा। अब और फिर इसके सेकंड स्टेज आती है कि यहाँ पे हम जब सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे लेवल पे, ऑप्टिमल लेवल पे स्ट्रेस है, ना बहुत ज्यादा है ना कम है, तो ये हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है जहाँ पे हम सुपर फोकस्ड है, अच्छे से फोकस्ड है और उस चीज को फोकसली कर रहे हैं, दैट इज ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। उसके बाद हम बहुत देर तक फोकस्ड है, स्ट्रेस हम डील कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होने लग जाएगा, बर्न आउट, हम थकने लग जाएंगे उस चीज करते करते। तो वो जो डिस्ट्रेस वाली पोजीशन है, यहाँ पे भी हमारा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये बर्नआउट वाली सिचुएशन हो गई। तो ये हमारा स्ट्रेस का मॉडल है। आगे स्ट्रेस रिलेटेड थ्योरीज होंगी, अराउजल रिलेटेड थ्योरीज होंगी, तो वहां पे हम इन चीजों को समझेंगे कि कैसे ये चीजें काम करती है, इसलिए हमें ये थ्योरीज पहले पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आता है कि प्रेशर कुकर डील्स। अब ये जो प्रेशर कुकर ड्रिल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स की, आप लोग अपने अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज बैडमिंटन, सडन डेथ स्मैश डिफेंस। इसमें दो प्लेयर्स की रैली होती है, जो उनका गोल होता है कि आपको जो स्मैशेस आएंगे इनको डिफेंड करना है, रिटर्न, जैसे कि 5 बार कॉन्जिक्यूटिवली वो स्मैश मारेंगे और आपको हर बार अटैकर को पॉइंट जीतना है और डिफेंडर को मिस नहीं करना है। तो ये हो गई प्रेशर कुकर ड्रिल। देन आता है बॉक्सिंग में, जैसे 30 सेकंड सर्वाइवल स्पायरिंग। इसमें बैक टू बैक 30 सेकंड तक अग्रेसिवली उसको अटैक करना है, डिफेंडर को डिफेंड करना है, कंपोज रहना है और उस अटैक को डील करना है। देन 30 सेकंड्स का रेस्ट, उसके बाद फिर से दोबारा आप मल्टीपल राउंड्स पे जा सकते हैं। देन क्रिकेट में लास्ट ओवर चेस करना है, तो उसमें 15 रन लास्ट ओवर में, एक विकेट, लास्ट विकेट बचा है। ऐसे टाइप से डिफरेंट डिफरेंट आप सिचुएशन दे सकते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट टू स्पोर्ट। आप लोग एग्जाम में अपने स्पोर्ट का दे सकते हैं कि क्या प्रेशर कुकर ड्रिल्स हो सकती हैं। सेम एज जूडो की ये है। देन रेसलिंग की लास्ट 30 सेकेंड्स टेक डाउन करना है। देन स्विमिंग का कि लास्ट के आप जब भी स्विमिंग की रेस स्टार्ट करें तो 5 मीटर बिहाइंड पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आपको आगे के पर्सन को ओवरटेक करना है। इनसे क्या चीजें होती है, टीम मस्ट इनकरेज द स्विमर, टीम इनकरेज करेगी स्विमर्स को। एडिंग मेंटल प्रेशर भी कर रही है कि जीतना है, कम ऑन, गैप क्लोज करना है आपको। सो ये चीजें फोकस करती है, परफॉर्म हेल्प करती है कि फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रेस को मैनेज करना और अच्छा परफॉर्म करना। देन कबड्डी का डू और डाई रेड। देन ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स का है, तो आप अपने स्पोर्ट्स का भी लिख सकते हैं। देन आता है कोपिंग स्ट्रेटेजीज। कोपिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है? सो यहाँ पे ये बुक्स के कुछ स्नैपेट्स लगे हुए हैं,
सो जैसे रॉ डेटा थीम है, हाई ऑर्डर थीम्स एंड डायमेंशन। तो ये क्या चीजें बात की हैं, किस चीजों से रिलेट किया गया है, वो चीजें बात की गई है कि ब्लॉक थिंग्स आउट, लेट नथिंग इंटरफेयर बट previous match out of mind, focus out that have a wrestler Korean, focus out referee, not focusing on opponent, thoughts stopping, put mistakes out of mind, not let injuries bother me। सो ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शंस है। तो हाई ऑर्डर थीम क्या है कि हमें जितने भी डिस्ट्रैक्शन है इन चीजों को ब्लॉक करना है। सो इसका डायमेंशन क्या है कि हमने कंट्रोल किया अपने थॉट्स को, हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि हमने अपने थॉट्स को कंट्रोल किया, अपने डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करना है। जैसे कि हमें दूसरे लोगों को इंटरफेयर नहीं करना देना, हमें पुराना मैच को बार बार अपने दिमाग में नहीं लाना, ठीक है, हमें रेफरी को फोकस नहीं रेफरी नहीं करना, उसके बाद हमें ओपोनेंट पे बहुत ज्यादा उसकी चीजों पे वैसे फोकस नहीं करना है, हमें सोचना ओवर ओवर सोचना बंद करना है, हमें पुरानी मिस्टेक्स को नहीं लेके आना है, हमें इंजरीज को बॉदर नहीं करना। तो ये सारी डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए। देन सेकेंड चीज बोली रैशनल सेल्फ टॉक, focus on what you can control, not get caught up in Olympics, threat as any other tournament, put things in a perspective, try not to put too much pressure on self। ये क्या है सब? पर्सपेक्टिव टॉकिंग, हम खुद से बात कर रहे हैं, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, तो ये उन चीजों की बात करी गई है। देन पॉजिटिव टॉक, राइट पॉजिटिव अफर्मेशन, रिमेंबर प्रीवियस विक्ट्रीज, फोकस ऑन स्ट्रेंथ। तो ये सारी क्या चीजें हमारी पॉजिटिव टॉक, हम अपने आप से बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं ताकि हम मोटिवेट रह सके। देन कोपिंग स्ट्रेटेजीज थॉट्स क्या हैं? लर्न टू कोप थिंग्स, कोप थ्रू एक्सपीरियंस, यूज एडवर्सिटी एज अ स्टिमुलस, मतलब हम पुरानी चीजों से सीखना। तो ये सारी क्या चीजें हो गई हमारी? कॉपिंग थॉट्स हो गई। नेक्स्ट आती है कि टनल विजन, टेक इट वन मैच एट अ टाइम, फोकस ऑन मैच एट हैंड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं इसमें, क्या क्या चीजें कैसे डील कर रहे हैं उनके बारे में बताया गया। तो ये कुछ की टर्म्स है, उनके बेसिस पे हमारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो एक बार अभी रीड कर लेंगे, दो हमें एग्जाम में इसको एग्जैक्टली नहीं लिखना है बट हमें समझने के लिए काफी हेल्पफुल है। देन उसके बेसिस पे ही काफी नंबर एंड परसेंटेज निकाले गए हैं, कुछ रिसर्च की गई है, उनके स्क्रीनशॉट्स हैं। देन ये बहुत सारे थॉट्स डिफरेंट डिफरेंट एथलीट्स ने अपने टाइम पे दिए गए थे। सो ये एग्जैक्टली जो अ, लोग जो एथलीट्स है कैसे डील करते हैं अपने स्ट्रेस को, या फिर जो भी उनकी चीजें हैं। तो इसमें जैसे कि ये वाला कोट दिया गया है कि आई हैड अ tape, relaxation tape that would listen to me, and it seemed to give me moments of relief. I guess because I was able to listen to the tape. It got to the point where what you would try to do was not think about wrestling and get your mind on other things, but inevitably you would bind up and get tired. So इसमें इनको बोला था कि आपको कैसे ये टेप रिलैक्स करता है, तो उन्होंने बताया था कि ये बेसिकली डैन गैबल, ये एक फेमस अमेरिकन रेसलर हैं, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मेंटल स्ट्रेन को, मेंटल स्ट्रेस को कैसे, जो मेरा ये म्यूजिक टेप है ये मुझे हेल्प करता था कि अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करने में। तो ये काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े एथलीट्स की कोट्स हैं, उन लोगों ने अपने इंटरव्यूज में जो बोला, ये वो चीज, उन चीजों के स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं। देन आता है केस स्टडीज। केस स्टडीज में बहुत सारी केस स्टडी है जिसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे स्ट्रेस की सिचुएशन है, आपको कैसे डील करना है। तो ये ये फॉर यू कि आप इसके क्या आंसर्स लिखेंगे उसके बेसिस पे है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बैडमिंटन इंजरी रिहैबिलिटेशन एंड रिटर्न टू कंपटीशन। सो ये एक सिचुएशन दी गई है कि एक टॉप रैंक बैडमिंटन एथलीट है जो सफर कर रहा है सीरियस एंकल स्प्रेन का ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जिसकी वजह से उसका टूर्नामेंट मिस हो गया। आफ्टर रिहैब और फिजिकल रिहैब करने के बाद उसने फिजिकली उस स्ट्रगल को क्लियर करने के बाद उसको क्या लग रहा है कि उसको डर लग रहा है, फियर ऑफ री इंजरी की दोबारा इंजरी हो जाएगी, उसको कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है और उसकी एजिलिटी भी कम हो रही है। तो ये सब वो इन चीजों में स्ट्रगल कर रहा है। अब देयर मूवमेंट फील स्लोअर एंड देयर स्ट्रोक्स लैक प्रिसीजन, with a major competition approaching they feel uncertain about their readiness। अब उसका कंपटीशन आ रहा है बट वो फील अनसर्टेन फील कर रहा है और रेडी फील नहीं कर रहा है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ है, अब हम इतनी देर से साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो हमको बेसिकली साइकोलॉजी एक
बिल्कुल रिजिड टर्म नहीं है, हर इंसान पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और हम लोग हर इंसान के आंसर्स वेरी कर सकते हैं, तो हमें स्पेसिफिक जैसा लिखा है बिल्कुल ज़रूरी नहीं वैसा आंसर लिखा है। सो इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि क्या क्या एक एथलीट फेस कर रहा है, फियर ऑफ री इंजरी कि दोबारा से इंजरी हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, उसको एजिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, उसका मोटिवेशन में लैक कर रहा है। तो आप इस चीज़ को कैसे इंटरवीन करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे, बीइंग एन कोच आप क्या ऐसा करेंगे कि वो इस चीज़ को हैंडल कर सके और आगे बढ़ सके। तो हम पहली चीज़ है कि हम उसको इमेजिनरी एंड विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन सब चीज़ों की। सो इसमें क्या है, इमेजिनरी एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें क्या होगा कि आप कैसे डील करेंगे कि आप उसको बता रहे हैं कि स्ट्रोक्स लगाओ, आप अपना फुटवर्क फॉलो करो, आपको जहाँ पे पेन नहीं हो रहा है आप इमेजिनरी चीज़ें कर रहे हैं और उस चीज़ को विजुलाइज कर रहे हैं कि आप अच्छा खेल रहे हैं विदाउट पेन, आप अच्छे से स्ट्रोक्स मार रहे हैं। तो ये हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे बीइंग एन कोच। उसके बाद हम उसको क्या बोलेंगे कि उससे बात करेंगे, उसको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। बीइंग एन कोच हम उससे बात करेंगे कि नहीं, यू कैन डू इट, और आप अब आपका रिहैब हो चुका है, आप ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपकी बॉडी पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो आपको बीइंग एन कोच उससे बात करनी पड़ेगी, तो इस टाइप की चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो ये मैंने आपको एक आंसर बताया, बट बीइंग एन कोच आपको भी आप भी इसके बारे में और सोचना कि हम क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन अबाउट बॉक्सिंग, कि एक बॉक्सिंग की फाइट है, हैवी फाइट है। देखो, in a second round of a championship fight, your boxers take a strong right hook to the jaw, causing momentary dizziness। बहुत तेज एक हुक शॉट मारा जिससे कि उसको थोड़ा डिजीनेस हो गया उस एथलीट को। The referee doesn't stop the fight and the opponent is moving in aggressive to finish the match. Your boxer must recover mentally, defend smartly, and find a way to counteract it despite the hit. So ये सिचुएशन है जहाँ पे उसको उस चीज को डील करना है, मेंटली रिकवर करना है, अच्छे से स्मार्टली डिफेंड करना है, और उसको क्या तरीका है ताकि वो उस चीज को वापस से काउंटर अटैक कर सके। तो इन चीजों को एनालाइज करनी है आपको। देन क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज तो एक तो लॉस ऑफ फोकस, उसको लगी तो सडनली उसका फोकस लॉस हो गया। इमोशनल फ्लडिंग मतलब जब उसको लगी होगी तो उसको बहुत सारे, उसको फियर हुआ होगा, उसको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, उसको सेल्फ डाउट हुआ होगा, तो ये सारी चीजें उसके साथ हुई होगी और एक प्रेशर बना होगा। तो ये सारी इसके साथ एक सिचुएशन क्रिएट हुई होगी। बट बीइंग इन कोच हम इस चीज को कैसे डील करेंगे? सो इसमें क्या चीज होगी कि हम है ना ट्रिगर ट्रिगर वर्ड एक यूज करेंगे, जैसे फोकस। हाँ, मनी मन सोचेंगे कि फोकस रहना है, आप अच्छे से ब्रीथ करेंगे, अपने गार्ड्स को ऑन रखेंगे, पैनिक नहीं करेंगे, तुरंत से मेंटली स्विच करेंगे और अपनी टेक्टिकल थिंकिंग को इनिशिएट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग बीइंग इन कोच करेंगे। तो हमें क्या क्या चीजें करनी है? फोकस, ब्रीथ, गार्ड ऑन, और हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन। उसके बाद हमें हमें तुरंत से अपना मेंटल स्विच करना है, बीइंग पैनिक मोड से मेंटल स्विच क्या करेंगे हम लोग? पैनिक सिचुएशन को ब्रेक करेंगे एंड अपनी टैक्टिकल थिंकिंग को यूज करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा एक तरीका हो जाएगा। देन सिंपली हम अपने आप को बोलते रहेंगे कि नहीं, यू कैन डू इट, ब्रीथ, कम ऑन, ऐसे करके ये हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि क्रिकेट, द बॉलिंग द लास्ट ओवर इन अ हाई स्टेक मैचेस। सो इसमें क्या बोला है कि your fast bowler has to defend 10 runs in the last over of T20 final. The opposing team best hitter is on strike. जो opposing team में जो है वो उनकी टीम का बेस्ट हिटर है स्ट्राइक पे, एंड क्राउड भी बहुत चिल्ला रहा है। द बॉलर मिसेज द फर्स्ट बॉल, उसने फर्स्ट बॉल मिस कर दी और वो सिक्स चले गए। ही लुक्स शेकन एंड अनश्योर, वो डर गया, एंड ही स्टिल हैज 5 balls टू लेफ्ट टू डिफेंड द गेम बट हिज कॉन्फिडेंस इज ड्रॉपिंग। उसका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो रहा है, अभी भी 5 बॉलें बची हुई हैं। तो क्या तो सिचुएशन आई है, सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज है कि जो सिचुएशन क्या क्या आई है कि एक तो उसका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया।
अब वो डर गया है तो वो नेगेटिव टॉक करने लगे कि यार मैं हार गया तो, अगर छक्के पड़ गए तो, ऐसे करके। और फिर क्राउड से भी उसको प्रॉब्लम हो रही है कि वो डर रहा है। सो फर्स्ट चीज, हम पहली चीज क्या करेंगे कि हम उस चीज को ब्रीथ कंट्रोल करेंगे। अब हमने कंट्रोल करी ब्रीथ किस फॉर्मेट में, 6 2 6। 6 सेकेंड हमने इनहेल किया, फिर 2 सेकेंड हमने होल्ड किया, फिर 6 सेकेंड हमने एक्सेल किया। उससे जो हमारा हार्ट रेट है वो हमारा कम हो जाएगा, नॉर्मल रीसेट हो जाएगा और हमारा फोकस बढ़ जाएगा। ठीक है। देन हम लोगों को पॉजिटिव टॉक करना है कि नहीं, मैं ऑलरेडी ऐसी सिचुएशंस को फेस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और मैं अच्छे से बॉल डालूंगा। एंड फोकस्ड रहना है कि नो, कितना भी क्राउड वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट मुझे बॉलिंग इस एरिया में ही करनी है, इस पार्ट पे ही करनी है। तो ये सारी चीजें इसमें मुझे हेल्प करेंगी। और इसमें हम और क्या चीजें कर सकते हैं, हम ऑलरेडी प्रेशर कुकर सिचुएशंस को फॉलो कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन हम ड्यूरिंग द प्रैक्टिस फॉलो करें, ताकि इन केस ऐसी सिचुएशन मैच में आती है तो हम उसको इजीली डिफेंड कर सकें। ठीक है। देन सेम स्विमिंग का है, अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर आफ्टर मिसिंग ओलंपिक क्वालिफिकेशन। कि एक स्विमर था, वो 4 साल से डेडिकेटेडली ट्रेनिंग कर रहा था, बट वो 0.2 सेकेंड से उसका सिलेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब नाउ ही इज फीलिंग लॉस्ट और वो अपने फ्यूचर की टेंशन ले रहा है। एंड ही इज अनश्योर टू कंटिन्यू, वो अनश्योर है कि अपना कंटिन्यू करे कि नहीं करे, वो कोचिंग एरिया में शिफ्ट हो जाए, अपना करियर को लेके डाउट पे आता है। तो अब इन सब चीज़ों को कैसे डील करेंगे। सो पहली चीज़ तो हमें समझना पड़ेगा कि एक तो उसका इमोशनल स्टेट, कि एक तो वो शॉक में, सेल्फ डाउट है, उसको आइडेंटिटी लूज कर रहा है। देन कॉग्निटिव, कि उसको ये चीज़ नेक्स्ट अगले 4 साल फिर से दोबारा मेहनत करने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है कि ये क्या वर्थ है, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये सब उसकी कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज है। देन बिहेवियरल रिस्पॉन्स, उसका मोटिवेशन कम हो गया है, उसको दोबारा से कंफ्यूजन हो रहा है कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इन सब चीजों को आप कैसे डील करेंगे बीइंग इन कोच। सबसे पहली चीज है कि हम उस चीज को जो सिचुएशन आई है उसको नॉर्मलाइज करेंगे। सो हम क्या करेंगे, पहली सबसे चीज, नॉर्मलाइज ग्रीफ एंड लॉस। जो सिचुएशन है, जो लॉस हुआ है, इसको नॉर्मलाइज करेंगे कि नहीं, सबके साथ होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ये सब चीजें, उसका एंगर कंट्रोल, हम इन सब चीजों को शांत करेंगे। देन सेकेंड हम किस चीज पे बात करेंगे, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो डाउन हो गया था, अब हम उसको वापस उसको रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्ड क्या करेंगे, उसकी सेल्फ वर्थ को एंड अचीवमेंट को। इसके बाद हम काम करेंगे कि इट्स ओके, आपको आगे के फ्यूचर पे आप विजुलाइज करो कि हाँ, नेक्स्ट ईयर मैं इस चीज़ को ओवरकम कर रहा हूँ, मैं अच्छे कोचेस को, मैं अच्छी जगह और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं एक प्रेशर कुकर ड्रिल्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो दिस थिंग्स कैन बी हेल्प टू अचीव दिस, जो हमारा, जिन चीज़ों से हम लोग लैक करते हैं, जैसे जो हमारी ट्रेनिंग में मुझे लैक चीज़ें कर रही थी, हम चीज़ों को ओवरकम कर सकेंगे। दीज आर दी केस स्टडी जो हमने सॉल्व करी। ऐसे आप अपने गेम रिलेटेड भी केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जूडो की, सो डिफरेंट डिफरेंट, एक रेसलिंग की है, ये भी आप देख सकते हैं। देन एक कबड्डी के लिए है कि क्या सिचुएशन है, इसको कैसे डील करेंगे। देन नेक्स्ट यूनिट हमारा आता है इमोशंस के ऊपर। इमोशन क्या होता है। तो इमोशन एक, अब सबसे पहले अगर हमसे ये कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि व्हाट इज इमोशन, सो अब इमोशन रादर देन राइटिंग कोई भी चीज, हम लिखेंगे कि इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये हमारा कीवर्ड है, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली इज मेंटली, फिजियोलॉजिकली इज बॉडी रिलेटेड response to a stimulus that involves subjective experience, physiological arousal, and a behavioral expression. It influences the perception, decision making, and performance in sports and a daily life. तो ये जो स्टिमुलस जब भी आता है, तो ये क्या इन्वॉल्व करता है, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, मतलब हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, फिजियोलॉजिकल अराउजल क्रिएट करता है, बिहेवियरल एक्सप्रेशन आता है। ये सारी चीज़ें क्या इन्फ्लुएंस करती है, वे किसी भी पर्सन की परसेप्शन किस तरीके से परसीव कर रहा है, क्या वो डिसीजन ले रहा है, और उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस या डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो ये सारा किसका पार्ट हो गया, हमारा इमोशंस का। देन आता है हमारा इसका एग्जाम्पल है
कि a sprinter waiting to the starting block may experience nervousness हर इंसान टू इंसान वेरी करती है, इसलिए ये सब्जेक्टिव होती है। देन इंक्रीज इन हार्ट रेट, इट इज अ इंक्रीज इन हार्ट रेट क्या हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये जो हमने बात की थी फिजियोलॉजिकल अराउजल दैट इज फिजिकल रिस्पॉन्स। देन टेंस मसल एंड फिजिटिंग दैट इज फिजिकल बिहेवियरल एक्सप्रेशन, की कैसे आपका बिहेवियरल एक्सप्रेशन आता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई इमोशन की। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स क्या हैं इमोशंस के। सो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हमारे, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है, देन हमारे कॉग्निटिव कंपोनेंट है, देन हमारे बिहेवियरल कंपोनेंट्स है। सो ये तीन हमारे कंपोनेंट्स हैं, अभी हम इनको शॉर्ट में भी पढ़ लेंगे। सो फिर फिजियोलॉजिकल में क्या क्या चाहिए, ये बॉडी के जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं जैसे इमोशंस, आपके चेंजेस इन हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, हार्मोनल लेवल्स, ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम्पल, एन एथलीट एक्सपीरियंसिंग प्री गेम एंजाइटी मे हैव एन इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड स्वेटी palms ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या हो गए, किसी भी एक एथलीट को गेम के पहले हार्ट रेट बढ़ जाना, स्वेटी पाम हो जाना, ये सब किस चीज के सिम्टम्स है कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है। दिस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कि कैसे आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्स कर रही है, किसी भी क्या इमोशंस क्रिएट कर रही है। देन सेकंड आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, इसको कॉग्निटिव को हम एक और चीज बोलते हैं इंटरप्रिटेशन एंड अप्रेजल। सो इसका इंटरप्रिटेशन भी इसका दूसरा नाम है, आप समझ सकते हैं। दिस इंक्लूड्स द थॉट्स एंड द इवैल्यूएशन एसोसिएट्स विद इमोशंस। सो इस कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या होता है कि आप क्या थॉट्स आ रहे हैं और आप कैसे उन चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं अपने इमोशन से, दैट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल दिया है, a basketball player who misses a free throw may either interpret it as a learning positive or it is a sign of failure negative influences future performance। एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो फ्री थ्रो मिस करने के बाद उस चीज को एज अ लर्निंग भी ले सकता है कि हाँ मेरा हाथ टेढ़ा गया था तो मुझे सीधा मारना है और मेरा शॉट जाएगा, उसको एज अ पॉजिटिव साइन भी ले सकता है। और उसको नेगेटिव भी ले सकता है अगर कि नहीं यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे से तो शॉट जाएगा ही नहीं। तो अगर वो नेगेटिव लेगा तो उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा और वो शॉट नहीं मार पाएगा या फिर उसकी टीम की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी। तो ये हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया। देन आता है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल क्या होता है, एक्सप्रेशन एंड एक्शन टेंडेंसी। This refers to the observable emotional expression and behavioral response. A footballer who scores a last-minute goal may celebrate by pumping their fist and shouting, whereas a player who loses a match may display disappointment by slumping their shoulders. मतलब किस तरीके से अपने इमोशंस को शो कर रहा है बिहेवियर के तरीके से। जैसे एक कोई फुटबॉलर लास्ट मिनट में जीता है अपने गोल मार के, तो वो अपने आप को सेलिब्रेट करेगा पंप करके, बट वहीं पे जो ओपोनेंट्स है वो अपने शोल्डर्स को डाउन करके झुका के मुंह लटका के जाएगी। तो वो एक इमोशन है कि वो अपनी बिहेवियर को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज बिहेवियरल कंपोनेंट। देन ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम ये चार्ट याद कर लेंगे, हमें ट्राई करना है कि हम फ्लो चार्ट्स बना के आए एग्जाम में, rather देन बहुत ज़्यादा लिखने की वजह फर्स्ट हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, देन हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमको ये चीज़ याद रहेगी तो हमें पूरा का पूरा 3-4 पेजेस में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, तो हम इसको कैसे याद सकते हैं, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसे याद कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकली कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। डिस्क्रिप्शन क्या है, बॉडीली रिएक्शन, आपका हार्ट रेट बढ़ जाना, स्वेटिंग आना, इससे क्या होगा, आपका अराउजल इंक्रीज होगा बिफोर द रेस, ये एग्जाम्पल दे दिया। कॉग्निटिव, आपको इंटरप्रेट और परसीव करना है, जैसे कि आप किसी भी चैलेंज या सेटबैक्स को कैसे समझ रहे, फेलियर या फिर आप उसको पॉजिटिव तरीके से ले रहे। देन बिहेवियरल में आपके ऑब्जर्वेबल रिएक्शन एंड एक्सप्रेशन, या तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या तो आप फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहे हैं। सो हमने क्या चीज़ पढ़ी है कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इमोशंस के, दैट इज PCB, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। देन आता है कॉमन इमोशंस क्या क्या होते हैं स्पोर्ट्स में, जैसे हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। हैप्पीनेस क्या है, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द परफॉर्मेंस। देन विनिंग अ चैंपियनशिप एंड सेलिब्रेटिंग विद द टीम, कि हम खुश हुए अच्छा परफॉर्म करके हम चैंपियनशिप जीते और उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन ऑफ अ चैलेंज, की एक्साइटेड है उस चैलेंज को लेने में। फीलिंग एनर्जाइज बिफोर अ फाइनल मैच, हम बहुत एनर्जाइज फील कर रहे हैं बिफोर द फाइनल मैच। प्राइड,
प्राइड क्या होता है? फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। हमें कोई भी चीज करने के बाद एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है, हाँ ये मैंने चीज बहुत अच्छे से करी। अ कोच कंपेंडिंग अ प्लेयर फॉर अ स्किल इम्प्रूवमेंट। सो एक कोच अपने प्लेयर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि अच्छे से एग्जीक्यूट किया ये सारी चीजें, तो उसको प्राइड मोमेंट आ रहा है। देन कॉन्फिडेंस, बिलीव इन वंस एबिलिटी। अ टेनिस प्लेयर स्टेपिंग ऑनटू द कोर्ट विद द श्योरेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आपको अपनी एबिलिटी पे बिलीव है। कोई भी प्लेयर, जैसे एक टेनिस प्लेयर अपने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कोर्ट के अंदर एंटर करे कि नहीं मैं ये चीज अच्छे से करूंगा, दैट इज कॉन्फिडेंस। देन ये हमारे पॉजिटिव इमोशंस थे। तो इमोशन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव में क्या था? हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। नेगेटिव में क्या है? एंजाइटी, एंगर, फियर, सैडनेस। एंजाइटी की जो आपकी वरी अबाउट परफॉर्मेंस आउटकम, कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, जैसे एक जिमनास्ट फियरिंग मिस्टेक्स बिफोर अ कॉम्पिटिशन। Then anger, frustration, and resentment. A player reacting aggressively to the referee decision, कि वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में किसी भी रेफरी के डिसीजन पे रिएक्ट कर रहा है। फियर क्या है? अबाउट फेलियर एंड इंजरी। देन स्कीयर, हेजिटेटिंग बिफोर अ डिफिकल्ट स्लोप, कि जो स्लोप आने वाला है उसके पहले ही उसकी स्कीयर डर रहा है कि यार मैं जाऊंगा कि जाऊंगा, दैट इज अ फियर। देन सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट ड्यू टू लॉस। आप हारने के बाद आपको एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, दैट इज सैडनेस। देन ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब ये while negative emotions can be detrimental, they also serve as a motivator when properly managed। नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, कि नेगेटिव इमोशंस अगर हम अच्छे से मैनेज कर सके तो वो भी एक हमारे लिए मोटिवेटर का काम करता है। सो बट हमें वो प्रॉपरली मैनेज करना आने चाहिए। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमोशंस इन स्पोर्ट्स, कि इमोशंस का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपके एक स्पोर्ट्स पे। सो इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस फर्स्ट, decision making and risk taking, emotional contagion in team sport, psychological and physical health। सो ये हमारी चार चीजें हैं। सो इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, अगर पॉजिटिव इमोशंस है, हम फोकस है, मोटिवेटेड है, रेजिलियंस है। रेजिलियंस मतलब होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिव अप, ठीक है। अ स्प्रिंटर फीलिंग कॉन्फिडेंट इज मोर लाइकली टू एग्जीक्यूट अ पावरफुल स्टार्ट। अगर एक स्प्रिंटर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है तो चांसेस है कि वो बहुत अच्छा पावर स्टार्ट करे। और वहीं अगर हमें नेगेटिव इमोशंस हैं तो ये डिस्ट्रक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लूज करेगा, हमारी मसल्स में टेंशन इंक्रीज करेगा और हम गलत डिसीजन लेने में या पुअर डिसीजन लेते हैं। सो अ सॉकर प्लेयर हु गेट्स टू एंशियस बिफोर अ पेनाल्टी किक माइट फेल ड्यू टू ओवर थिंकिंग। वो ज्यादा ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में अपनी पेनाल्टी किक को मिस कर सकता है। सो इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, अगर पॉजिटिव है तो अच्छा होगा, नेगेटिव है और हमने इसको अच्छे से डील नहीं कर पाया तो वो हमारी परफॉर्मेंस को डिक्लाइन करेगा। सो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज है पहला। देन और भी हो सकता है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही चीजें आपको लिखनी है, बट एक इस जस्ट एन आइडिया कि आपको याद रहेगा। देन डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग, एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस encourages रिस्क टेकिंग एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर एक्साइटमेंट है, आप कॉन्फिडेंट है, तो आपको इंकरेज करेगा कि आप उस चीज को, रिस्क को अच्छे से लें और अपना क्विक डिसीजन लें। जैसे अब बास्केटबॉल प्लेयर अटेम्प्टिंग अ हाई प्रेशर थ्री पॉइंटर शॉट, ड्यूरिंग अ हाई प्रेशर वो एक अच्छा कॉन्फिडेंटली एक शॉट ले रहा है। देन फियर एंड एंजाइटी, वहीं पे अगर आपको हेजिटेशन है और आपको चैलेंजेस को अवॉइड करना है तो एक जैसे तो आप अच्छे से उस चीज को नहीं कर पाएंगे। सो अ बैडमिंटन प्लेयर अवॉइडिंग अग्रेसिव शॉट्स ड्यू टू फेयर ऑफ मेकिंग एरर्स। तो एक वहीं पे एक बैडमिंटन प्लेयर है जो कि अग्रेसिव शॉट्स को अवॉइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा है कि कहीं वो एरर ना कर सके। सो दिस दिस इज द consequences of emotion in sports। देन आता है इमोशनल contagion in team sport। Emotions can spread among team affecting overall performance। अगर पॉजिटिव इमोशनल कंटेजियस है, जैसे अगर कोई भी कैप्टन एंथुजियास्ट है तो वो अपनी टीम को भी लिफ्ट करेगा, उसके मोराल को बढ़ाएगा। वहीं अगर नेगेटिव इमोशन है, फ्रस्ट्रेटेड प्लेयर है, तो वो टेंशन क्रिएट करेगा और वो टीम में भी नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। तो जो इमोशंस हैं वो टीम में भी स्प्रेड आउट होते हैं, अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन आता है साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ। सो इसमें साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ में आता है क्रॉनिक स्ट्रेस और अनमैनेज्ड इमोशंस कैन लीड टू बर्नआउट, एग्जॉशन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी।
proper emotional regulation can enhance mental resilience and long term athletic success. So इसमें हम साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ को भी मैनेज कर सकते हैं अगर हमारा क्रॉनिक स्ट्रेस, जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है जो कि बहुत लंबे समय से आपको होते जा रहा है और आपने उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया, तो वो आपको बर्नआउट की सिचुएशन में ले जाएगा, एग्जॉशन, और आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्रॉपर इमोशन रेगुलेशन हमने अच्छे से उसको इमोशन को रेगुलेट कर लिया, मैनेज कर लिया, तो वो आपकी मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाएगा और लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एथलीट में कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये हमारे साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में आ गया। देन आइडेंटिफाइंग एथलीट इमोशन, कि हमें एथलीट्स के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है। सो ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज, then monitor verbal communication, assess performance patterns, conduct one-on-one checks-in, action research. So अब हमें एथलीट के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है। सो नॉन ऑब्जर्व वर्बल क्यूज क्या क्या है, कि हमें समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, साइंस है, जिससे हम समझ सकें कि एथलीट की इमोशंस क्या क्या है। सो एथलीट्स में नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस थ्रू इमोशंस वर्बली, वो हमेशा डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि बोल के ही अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करें, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर उनके बिहेवियर से हमें पता पड़ सकता है कि वो क्या फील कर रहे हैं। सो एनजाइटी के साइन क्या क्या हैं, वो बहुत तेज तेज ब्रीथ कर रहे हैं या बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, फिजिटिंग कर रहे हैं, आपसे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, तो ये सब किसके साइन हो गए, एनजाइटी के। देन साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो रिलैक्स पोस्चर में रहेगा, आई कांटेक्ट आपसे करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज कंपोज होगी, शांत होगी। देन साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, क्लिंच फिस्ट मतलब पूरी मुट्ठी बांध के रखेगा बहुत तेज, टेंस्ड मसल्स टेंस रहेंगी, अग्रेसिव रिएक्शंस होंगे, तो ये सारे किसके साइन हो गए, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर के। देन साइन ऑफ फियर, फियर में क्या क्या आएगा, हेजिटेशन, विड्रॉइंग फ्रॉम चैलेंजेस, कंपटीशन से विड्रॉ करेगा, लैक ऑफ एंगेजमेंट, लोगों से बात कम करना, दिस इज अ साइन ऑफ फियर। इसका एग्जाम्पल है, इफ अ बास्केटबॉल प्लेयर अवॉइड्स टेकिंग क्रूशियल शॉट्स इन अ प्रैक्टिस, दे माइट बी डीलिंग विद अ परफॉर्मेंस एंजाइटी और अ फियर ऑफ फेलियर। अगर कोई भी बास्केटबॉल प्लेयर अवॉइड कर रहा है क्रूशियल शॉट्स लेने में ड्यूरिंग इवन प्रैक्टिस और मैच, तो ये सब किस चीज़ का, फेलियर और फियर का कंपोनेंट्स है। देन सेकंड आता है मॉनिटर वर्बल कम्युनिकेशन, हम कैसे समझेंगे उनकी वर्बल कम्युनिकेशन से, जैसे जो उनकी टोन है और जो कंटेंट है उस चीज़ से, कि वो क्या फील कर रहे हैं, तो ये सारे हम एथलीट के इमोशंस को समझने का ट्राई कर रहे हैं विदाउट अ वर्बल इमोशन। सो अब ये हमने विदाउट अ वर्बल इमोशन पढ़ा। नाउ इसमें वर्बल कम्युनिकेशन की बात है। सो नेगेटिव सेल्फ टॉक, अगर वो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है या फिर अवॉइडेंस ऑफ लैंग्वेज, जैसे आई ऑलवेज मेस अप इन अ बिग गेम्स, तो ये क्या शो कर रहा है, उसका लो कॉन्फिडेंस। एंड अवॉइडेंस लैंग्वेज क्या हो जाएगा, आई डोंट थिंक आई शुड प्ले टुडेज मैच, इट इज अ फियर एंड स्ट्रेस, ये उसका अवॉइडेंस है कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ से भी हम उसके इमोशंस को समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है एसेस परफॉर्मेंस पैटर्न्स, कि उनके परफॉर्मेंस के पैटर्न्स को समझना, कि सडनली उनकी परफॉर्मेंस में ड्रॉप आ जाना, उसको फिजिकल इंजरी के ना होते हुए भी उसको बहुत ही इमोशनली स्ट्रगल करना कि नहीं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। एंड इनकंसिस्टेंट मोटिवेशन लेवल्स कैन सिग्नल मेंटल फटीग, एंजाइटी एंड बर्नआउट। सो अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, और इवन दो विदाउट एन इंजरी एंड ऑल, तो ये सब किस चीज़ के साइन हो सकते हैं, कि उसको मेंटली फटीग, थक गया है मेंटली, उसको एंजाइटी हो रही है या फिर बर्नआउट हो रहा है। देन कंडक्ट वन ऑन वन चेक्स इन, उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे कि हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर अपकमिंग गेम एंड व्हाट्स ऑन योर माइंड टुडे ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग। सो ये कुछ उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि वो कंफर्टेबल फील करके अपने इमोशंस को निकालें एंड आपसे वो डिस्कस आउट करें। सो हम उनसे वन ऑन वन बात करेंगे रादर देन इन अ ग्रुप। देन आता है एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च में कि क्या क्या आप एक्शंस ले रहे हैं उस चीज़ के बेसिस पे। सो ये हमें पता, ये चीज़ें क्या थी कि हम कैसे किसी भी एथलीट की इमोशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सो ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज, सेकंड था मॉनिटर वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड है एसेस परफॉर्मेंस पैटर्न्स, क्या उसकी परफॉर्मेंस के पैटर्न्स हैं। उसके बाद हम कंडक्ट करेंगे वन ऑन वन चेक्स इन, की ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड देन लास्ट इज एक्शन रिसर्च। अब
हमने उसके आइडेंटिफाई कर लिए कि उसके इमोशंस क्या हैं, बट हम उन इमोशंस को, एथलीट के इमोशंस को मैनेज कैसे करेंगे? सो मैनेजिंग एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। अगर एथलीट को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आफ्टर उसके मिस्टेक से, अनफेयर कॉल्स, प्रॉपर पुअर परफॉर्मेंस, अगर ये सब चीज़ें एथलीट फेस कर रहा है, तो हम उन चीज़ों को बीइंग एन कोच कैसे मैनेज करेंगे? सो कोचिंग स्ट्रैटेजीज टू चैनल एंगर पॉजिटिवली, कि बीइंग एन कोच हम उसके एंगर को कैसे पॉजिटिवली डील करेंगे। सो फर्स्ट चीज इज टीच इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स, कि काउंटिंग टिल 5, कि आपको अपनी ब्रीथ कंट्रोल करनी है। अगर कुछ भी चीज हो रही तो आप 5 सेकंड तक काउंट करें, ताकि उस चीज को हम नॉर्मलाइज कर सके। तो फर्स्ट चीज है कि काउंटिंग टू 5, अ सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट इम्पल्सिव रिएक्शन, कि आपको 5 सेकंड रूल के आपको रोक के रखना है, 5 सेकंड कुछ नहीं बोलना है, ताकि आप उस चीज को कंट्रोल कर सके और क्विक तुरंत से इम्पल्सिव रिएक्शंस ना लें। देन सेकंड आता है ब्रीदिंग कंट्रोल। आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करें, जैसे मैंने 6 to 6 का रेशियो बताया था, 6 सेकंड इनहेल, 2 सेकंड होल्ड, देन एक्सहेल, then this thing. अब एग्जाम्पल दिया है इसमें, फुटबॉलर हु आर्ग्यूज विद रेफरी कैन लर्न टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड रीफोकस ऑन द गेम। तो ये फर्स्ट चीज हो गई कि टीच इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स। तो हमें इसमें ये वाला की टर्म चीजें याद रखनी है। देन हमारा नेक्स्ट आता है यूज एंगर एज अ फ्यूल फॉर द परफॉर्मेंस। जो हमारा एंगर है उसको हम एज अ फ्यूल अपनी परफॉर्मेंस के लिए यूज करें। चैनल फ्रस्ट्रेशन इनटू इंटेंसिटी एंड अग्रेशन इन अ कंट्रोल्ड वे, कि जो भी हमारा अग्रेशन फ्रस्ट्रेशन है उसको इस तरीके से चैनल कर सकें, ताकि हमारा जो एंगर है, अग्रेशन है, वो अच्छी पॉजिटिव वे में आए। जैसे इंकरेजेस शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्सप्लोसिव एक्शन, कि जो एंगर है वो हमारे शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्सप्लोजन, जैसे हम स्प्रिंटिंग, टैकलिंग और अटैकिंग प्ले में यूज कर सकें। एग्जाम्पल, अ बॉक्सर कैन यूज फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम अ बैड राउंड टू कम बैक स्ट्रॉन्गर इन अ नेक्स्ट गेम। तो जो उसका फ्रस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट, अगर जो उसका फर्स्ट राउंड अच्छा नहीं गया है तो वो सेकंड राउंड में बहुत अच्छी तरीके से कम बैक करे। देन थर्ड इज रीफ्रेम मिस्टेक्स एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जो भी उसने गलतियां करी उसको रिफ्रेम करके वापस उन चीज़ों से सीखे और अच्छे से इन फेलियर्स को ओवरकम कर सके। तो टीच एथलीट दैट फेलियर इज अ पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो फेलियर होता है वो इम्प्रूवमेंट का पार्ट होता है, और हमें उससे लर्निंग करके आगे बढ़ना है। इनकरेज रिफ्लेक्शन rather देन सेल्फ क्रिटिसिज्म। उस चीज़ को encourage करना है, ना कि हम उसको criticize करना है। Example, a golfer who hits a bad shot should analyze why it happened instead of getting frustrated. उसको फ्रस्ट्रेट ना होने की जगह उसको ये समझना चाहिए कि जो वो बैड शॉट गया है वो क्यों हुआ और मैं उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। देन मैनेजिंग लो कॉन्फिडेंस एंड अ सेल्फ डाउट। हमारा जो लो कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट को मैनेज करना है कैसे? कॉन्फिडेंस इज अ क्रिटिकल फॉर पीक परफॉर्मेंस। कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी हाई परफॉर्मेंस को हम अचीव कर सकें। अगर लैक ऑफ बिलीफ कैन कॉज हेजिटेशन, पुअर डिसीजन मेकिंग एंड लो मोटिवेशन। अगर हमें बिलीफ नहीं है, लैक ऑफ बिलीफ है, तो हमें हेजिटेशन, पुअर डिसीजन मेकिंग और लो मोटिवेशन की तरफ ले जाएगा। सो अ स्मॉल विंस टू बिल्ड अ सेल्फ बिलीफ। तो हमें छोटे छोटे विंस करने पड़ेंगे ताकि हमारा सेल्फ बिलीफ बढ़े और हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। जैसे सेट अचीवेबल चैलेंजेस, हमें अचीवेबल चैलेंज को सेट करना है और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है टुवर्ड्स दी परफेक्शन। एग्जाम्पल है, अ स्ट्रगलिंग स्ट्राइकर कैन बी आस्क्ड टू स्कोर 5 सिंपल टैप्स इन अ ट्रेनिंग बिफोर मूविंग टू द टफर ड्रिल। पहले वो छोटी छोटी ड्रिल्स को कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद वो टफ ड्रिल्स पे जाएगा। सो ये हमारा क्या था, यूज सिंपल विंस टू विन टू बिल्ड अ सेल्फ बिलीव। देन आता है हाईलाइट पास्ट सक्सेस। उसको पुरानी वीडियोस दिखाना उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस का, कि कैसे वो ओवरकम करता था अपने चैलेंजेस को, वो सब दिखाना, ताकि उसकी पास्ट सक्सेस से वो मोटिवेट हो सके। एग्जाम्पल है, स्विमर नर्वस बिफोर अ बिग रेस कैन वॉच फुटेज ऑफ प्रीवियस पर्सनल बेस्ट परफॉर्मेंस, कि वो प्रीवियसली उसने कैसे परफॉर्म किया था। देन थर्ड आता है इनकरेज अ ग्रोथ माइंडसेट। आपको कैसे ग्रोथ माइंडसेट इनकरेज करना है? तो आपने एथलीट्स को टीच करना है कि आपको स्किल इंप्रूव करना है विद प्रैक्टिस, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। प्रेस करना है उसके एफर्ट्स और इम्प्रूवमेंट को, ना कि सिर्फ उसके टैलेंट को। जब भी वो हार्ड वर्क करेगा, एफर्ट्स डालेगा, तो उस चीज़ को हमें प्रेस करना है। देन मैनेजिंग, ये हमने इंडिविजुअल की बात करी। अब हम बात करते हैं मैनेजिंग टीम इमोशंस एंड ग्रुप डायनेमिक्स।
हम कैसे टीम के और ग्रुप डायनामिक्स के इमोशंस को मैनेज करेंगे। सो इसमें पहली चीज आती है कि इमोशन कैन स्प्रेड अमंग द टीममेट। ऐसा नहीं कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का इमोशन उसी तक रहता है, किसी एक पर्सन का इमोशन हम पूरे टीममेट्स के बीच में स्प्रेड होता है। जैसे प्री ट्रेनिंग इमोशनल चेक्स इन, हैव प्लेयर्स एंड वन इमोशन द फील्ड बिफोर ट्रेनिंग, हेल्प एथलीट प्रोसेस इमोशन बिफोर कंपटीशन। जैसे कोई भी टीम है तो वो साथ में वार्म अप करती है, देन उसके बाद बात करती है, तो वो टीम डायनामिक्स को इम्प्रूव करती है और उनके इमोशनल बिल्डअप्स करती है। जैसे प्रेप टॉक्स होती है कि हम लोगों ने ये चीज़ें करनी है, तो ये सब हमारी इमोशंस होती है टीम के, जो कि हमारी टीम एक्टिविटीज़ को लीड अप करती है। देन आता है फॉस्टर अ सपोर्टिव टीम कल्चर। अगर सपोर्टिव टीम कल्चर है तो एक दूसरे को लिफ्ट करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, और वो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस में हेल्प करेगा। असाइनिंग मेंटर्स विद इन द टीम फॉर द यंगर एथलीट। जो यंगर एथलीट्स है उनको हमें मेंटर्स असाइन करना है ताकि उनको सपोर्ट मिल सके और ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। देन एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इमीडिएटली। जो भी टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो हम इंकरेज करें कि ओपन कम्युनिकेशन हो, ओपन डिस्कशन हो, ताकि जो टीम डिस्कशंस हैं वो अच्छे से हो सके और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके आफ्टर द मैच। देन साइकोलॉजिकल रिकवरी आफ्टर लॉसेस एंड सेटबैक्स। तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि कंडक्ट अ पोस्ट मैच रिफ्लेक्शन, कि मैच के बाद क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें और इम्प्रूव करनी है। तो आफ्टर मैच हमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करना है। देन रीबिल्ड कॉन्फिडेंस क्विकली। तुरंत हमें उनका कॉन्फिडेंस क्विकली रीबिल्ड करना है, वेदर दे आर विनिंग और लूजिंग। सो वो चीज़ें हमें करनी है। गिव एटलीस्ट शॉर्ट टर्म गोल्स टू रीगेन मोमेंटम। Give training drills that emphasizes strength. A runner who lost a close race can focus on speed drills to improve finishing sprints. Then यहाँ तक हमारा वन हाफ यूनिट कंप्लीट होता है। इसका पार्ट टू में हम काफ़ी सारी थ्योरीज जो हैं एंजाइटी के ऊपर, स्ट्रेस से रिलेटेड, इन्वर्टेड यू थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो